हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की जो पार्ट है कैश फ्लो के चैप्टर का। ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मैंने अपलोड कर दी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाके आप उन दोनों एक्टिविटीज को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी को सीखना, जो तीनों ही एक्टिविटी में सबसे आसान है। मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया है आपको। जब भी आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कोई भी क्वेश्चन करते हो या फिर कंप्लीट क्वेश्चन भी करते हो, उसमें आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी थ्रू भी कैश फ्लो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जिन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है उसमें सबसे पहले आप इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स को देखेंगे क्वेश्चन में। अगर इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो उसको प्लस में पॉजिटिव में लिखा जाता है। अगर इनकी वैल्यू कम हो रही है तो उनको नेगेटिव में लिखा जाता है। सेकंड आप चेक करेंगे डिबेंचर्स। सेम डिबेंचर्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो प्लस करेंगे, अगर कम हो रही है तो माइनस करेंगे। थर्ड आपको लोन देखना है। अगर लोन भी इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। फोर्थ आपको बैंक ओवरड्राफ्ट देखना है। अगर ये भी इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। फिफ्थ में आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या फिर लोन। अगर क्वेश्चन में डिबेंचर या लोन है तो बहुत चांसेस होते हैं कि उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो। तो अगर इंटरेस्ट दिख रहा है आपको या कैलकुलेट करना पड़ रहा है तो उसको हम यहाँ पे माइनस में शो करेंगे। प्रपोज्ड डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड हम पे करते हैं, इसलिए माइनस में लिखेंगे। इंटरिम डिविडेंड अगर है तो माइनस में लिखेंगे। तो वन बाय वन आपको ये 7 पॉइंट चेक करने हैं। इसको छोड़कर और कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पर कोई दूसरा एडजस्टमेंट नहीं लिखा जाता है। अब इंक्रीज और डिक्रीज तो मैंने आपको बता दी। अब इसका रीजन भी जान लेते हैं कि क्यों ये इंक्रीज होता है तो प्लस, डिक्रीज होता है तो माइनस। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं। अगर इक्विटी शेयर्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज होता है, इसका मतलब होता है कि कंपनी ने और ज्यादा शेयर्स इशू किए हैं मार्केट में, और शेयर्स जब इशू होता है तो कैश आता है हमारे पास, इसलिए इसको पॉजिटिव में लिखा जाएगा, प्लस में लिखा जाएगा। लेकिन अगर शेयर्स की वैल्यू कम हो रही है तो शेयर्स की वैल्यू भी कम होने का मतलब होता है रिडम्पशन। जनरली प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू आपको कम होती दिखेगी क्वेश्चन में। प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कम होने का मतलब है कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया गया है, रीपेमेंट की गई है, तो हमने शेयर होल्डर्स को उनके पैसे वापस किए हैं, तो हमारे पास से कैश का आउटफ्लो होगा, इसलिए हम इसको माइनस में शो करते हैं। सेम विद डिबेंचर्स। अगर डिबेंचर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इट मींस कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए, और डिबेंचर इशू करने का मतलब होता है लिए गए हैं, इसलिए प्लस। लेकिन अगर कहीं पर डिबेंचर्स रिडीम हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको रिडीम कंसीडर करते हैं, सेम एज प्रेफरेंस शेयर। थर्ड लोन। अगर लोन की वैल्यू लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बढ़ रही है तो इसका सीधा मतलब है कि कंपनी ने और ज्यादा लोन ले लिया है बैंक से और कैश का इनफ्लो हुआ होगा, इसलिए हम इसको प्लस में शो करेंगे। लेकिन अगर लोन की वैल्यू कम हो रही है, इट मींस लोन का रीपेमेंट हुआ है, लोन को चुकाया गया है, इसलिए हम इसको माइनस में लिखेंगे। कैश आएगा तो प्लस, जाएगा तो माइनस, यही ध्यान रखना होता है हमें यहाँ पे। सेम विद बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म लोन होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस कंपनी ने बैंक से और ज्यादा लोन ले लिया है और कैश आएगा हमारे पास तो प्लस। कम हो रहा है तो इस लोन की रीपेमेंट कर दी गई है, इसलिए इसको माइनस में शो करते हैं। इंटरेस्ट डिबेंचर या लोन के ऊपर हमेशा पे किया जाता है बाय द कंपनी, तो ये आउटफ्लो होगा कैश का, इसलिए हमेशा इसको माइनस करेंगे। प्रपोज डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है, जिससे कैश का आउटफ्लो होता है, इसलिए इसको माइनस में शो किया जाता है। वहीं पर इंटरिम डिविडेंड भी डिविडेंड पे किया जाता है ड्यूरिंग द ईयर और कैश का आउटफ्लो होगा, इसलिए इसको माइनस में शो किया जाएगा। तो यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना होता है, कैश आ रहा है तो प्लस, जा रहा है तो माइनस। और फिर इन सातों पॉइंट्स को वन बाय वन कवर करने के बाद आपको टोटल कर लेना है और वही आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आंसर हो जाएगा। अब एक तो न्यूमेरिकल्स भी और देख लेते हैं, जिससे और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सो दैट आपको ये ना लगे कि क्या चल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखो तो इसमें सबसे पहले गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, लास्ट ईयर 9 लाख था, करंट ईयर में इसकी वैल्यू 10 लाख हो गई है। इट मींस इक्विटी शेयर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। उसके साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है, 250 से 260 हो गया है। देन डिबेंचर से 12% का 150 से 1 लाख हो गया है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब इन्हीं 7 पॉइंट्स को कंसीडर करके आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन करना है। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं क्वेश्चन में, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो इसमें प्रेफरेंस शेयर तो नहीं गिवन है, इक्विटी शेयर्स गिवन है, और हमें क्या देखना है, सिंपली इक्विटी शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो प्लस, डिक्रीज हो रही है तो माइनस।
तो सबसे पहले हम इक्विटी शेयर्स देखें तो इक्विटी शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 9 लाख से इंक्रीज हो गई, कितना हो गया 10 लाख। तो हम यहाँ पे इसको इसके लिए लिख देंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर्स की कैपिटल, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू 1 लाख से इंक्रीज हो रही है, लेकिन आपको यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जो इंक्रीज हो रहा है वो और इक्विटी शेयर कैपिटल में जो इंक्रीज हो रहा है वो दोनों के डिफरेंस को ऐड करके लिखा जाता है। तो यहां पर हम 1 लाख तो इक्विटी शेयर की वैल्यू को लिख देंगे जो इंक्रीज हो रहा है, और 10,000 जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में इंक्रीज हुआ है वो। अगर क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम है और दोनों में ही इंक्रीज हो रहा है तो हमें दोनों के डिफरेंस को प्लस करके लिखना है। इक्विटी शेयर्स इंक्रीज हो रहा था इसलिए हमने पॉजिटिव लिख दिया 1,10,000। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन में डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के लिए भी सेम वही रूल अप्लाई होगा, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। तो डिबेंचर्स की अगर वैल्यू देखें हम तो 1,50,000 से डिक्रीज हो गया, रिड्यूस होकर 1 लाख हो गया है। तो डिबेंचर्स की वैल्यू रिड्यूस होती है तो माइनस करते हैं, और इसके लिए हम रिडम्पशन वर्ड यूज करेंगे, रिडम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर। 50,000 से रिड्यूस हो रहा है वो हमने नेगेटिव यानी ब्रैकेट में शो कर दिया। सेम बढ़ेगा तो इशू, कम होगा तो रिडम्पशन। थर्ड हम चेक करते हैं, लोन नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है क्वेश्चन में, और इंटरेस्ट हम हमेशा डिबेंचर्स के ऊपर या लोन के ऊपर पे करते हैं, इसलिए हमेशा आपने नेगेटिव में लिखना है इसको 18,000। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड या फिर इंटरिम डिविडेंड क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो बस हमारा क्वेश्चन हो गया, अब हमें बस प्लस माइनस कर लेना है और हमारा आंसर आ जाता है 42,000 विच इज कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक एडजस्टमेंट को चेक करते जाना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। तो इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स कैपिटल गिवन है जिसकी वैल्यू 4 लाख से बढ़ के 5,25,000 हो गई है। देन 10% प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू गिवन है जिसकी वैल्यू 5,50,000 से रिड्यूस होकर 4 लाख हो गई है। थर्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है जो 1 लाख से बढ़ के 225 हो गया है। देन डिबेंचर से 12% का जो 3 लाख से इंक्रीज होकर 4 लाख हो गया है। एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है कि इक्विटी शेयर्स जो इशू हुए थे वो 31 मार्च को इशू हुए थे। इंटरिम डिविडेंड आपने इक्विटी शेयर्स वालों को पे किया 15% के अकॉर्डिंग। थर्ड लिखा है प्रेफरेंस शेयर को आपने रिडीम किया 31 मार्च को 5% के प्रीमियम पर। एंड फोर्थ एडजस्टमेंट है कि 12% के जो डिबेंचर्स है फेस वैल्यू 1 लाख रुपीस के इशू हुए हैं 31 मार्च को। अब डेट का क्या इंपॉर्टेंस होता है उसकी भी बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलने वाला है। सबसे पहले हम इक्विटी शेयर्स देखेंगे। इक्विटी शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव अमाउंट, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में लिखना है। इक्विटी शेयर्स की वैल्यू 1,25,000 से इंक्रीज हो रही है, हम लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिजर्व है और उसमें भी इंक्रीज हो रहा है तो दोनों को प्लस करके लिखेंगे। तो वहां भी क्या हो रहा है 125 का इंक्रीज हो रहा है, तो शेयर कैपिटल में 125 का इंक्रीज और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में भी 125 का इंक्रीज, यानी टोटल 2,50,000 एज इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल लिखा जाएगा। सेकंड हम चेक करते हैं प्रेफरेंस शेयर। सेम इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, रिड्यूस हो रहा है तो माइनस। प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू 5,50,000 से रिड्यूस होकर 4 लाख हो गई है, रिड्यूस हो रही है, माइनस करेंगे, लिखेंगे उसके लिए रिडम्पशन। रिडम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर का जो रिडम्पशन है वो कितने अमाउंट से हो रहा है 1,50,000 से। हम 1,50,000 लिख देते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट में क्या लिखा है उसने कि जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए हैं वो 5% के प्रीमियम पर हुए हैं। तो कभी भी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन प्रीमियम पर हो या डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पर हो तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस कितने से हो रहा है 1,50,000 से। उसके बाद इस 1,50,000 का 5% एक्स्ट्रा पे करना है। इस 1,50,000 का 5% अगर हम निकालें तो 7,500 आएगा। इट मींस टोटल आपको प्रेफरेंस शेयर में लिखना है 1,57,500।
इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बाद आपको डिबेंचर्स चेक करना है। सेम आपको इन चार स्टार्टिंग के जो 4 पॉइंट्स हैं उनमें आपको केवल इंक्रीज और डिक्रीज देखना है। उसमें इन चारों पॉइंट्स में डेट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर देख लिया आपने, अब डिबेंचर्स देखते हैं। तो डिबेंचर्स की वैल्यू 3 लाख से इंक्रीज होकर 4 लाख हो गई है, तो हम इसको इशू लिखेंगे, इशू ऑफ 12% डिबेंचर। 1 लाख से इशू ऑफ डिबेंचर्स के बाद लोन चेक करना है, लोन नहीं है क्वेश्चन में। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट चेक करना है, वो भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जैसे पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था 18,000, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में ऐसे ही गिवन हो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इंप्लाइडली होता है, कैलकुलेट करना ही है आपको। अगर क्वेश्चन में डिबेंचर्स है और उसके साथ में परसेंटेज भी है, तो इस क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि 12% डिबेंचर्स है क्वेश्चन में, और ये 12% रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। इट मींस हमें 12% डिबेंचर्स के ऊपर कैलकुलेट करना है। कितने अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको 12% कौन सी वैल्यू का कैलकुलेट करना है, ओपनिंग का या क्लोजिंग का। दो वैल्यूज गिवन है, तो यहाँ पर डेट का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि डेट हमेशा इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है और डिविडेंड के कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे या डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे तो हमें डेट जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब हम डिबेंचर्स के ऊपर 12% का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि डिबेंचर्स को लेकर एडजस्टमेंट में क्या डेट मेंशन है। तो लास्ट में अगर आप देखो फोर्थ वाले पॉइंट में तो लिखा है उसने कि 12% डिबेंचर ऑफ द फेस वैल्यू 1 लाख वर इशू ऑन 31 मार्च 2017। तो एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। 3 सिनेरियो हो सकते हैं जहां पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ सकता है। जो डेट गिवन होगा वो क्लोजिंग का डेट अगर गिवन है तो आप हमेशा ओपनिंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग का डेट गिवन है तो क्लोजिंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और अगर वो मिड का डेट दे देता है, सपोज अक्टूबर दे दिया उसने, तो अक्टूबर से पहले ओपनिंग पे, अक्टूबर से बाद क्लोजिंग पे। इस तरीके से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहां पर तो डिबेंचर्स को लेकर जो डेट गिवन है वो क्लोजिंग का डेट है, इसलिए हम हमेशा इसलिए हम ओपनिंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और ओपनिंग की वैल्यू है, इसलिए हम ओपनिंग के वैल्यू पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और ओपनिंग का जो वैल्यू है 3 लाख रुपए है, तो 3 लाख के ऊपर 12% आ जाता है 36,000, तो हमेशा माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया, लोन था नहीं इसलिए हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं किया कैलकुलेट। उसके बाद डिविडेंड की बात करते हैं। प्रपोज डिविडेंड हो सकता है, फाइनल डिविडेंड हो सकता है, या फिर ओनली डिविडेंड हो सकता है। तो डिविडेंड तो हमें माइनस करना ही है। अब डिविडेंड को लेकर क्या मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, तो सेकंड पॉइंट देखते हैं। लिखा हुआ है कि प्रपोज्ड या फाइनल डिविडेंड भी नहीं गिवन है क्वेश्चन में। लास्ट हमारा बच जाता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड बेसिकली उस डिविडेंड को कहा जाता है जो ड्यूरिंग द ईयर पे किया जाता है। ड्यूरिंग द ईयर इन द सेंस साल के बीच में अगर जो डिविडेंड पे किया जाता है शेयर होल्डर को, उसको इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है। अब इंटरिम डिविडेंड इक्विटी पर भी हो सकता है, प्रेफरेंशियल भी हो सकता है। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको इंटरिम डिविडेंड कैलकुलेट करना है इक्विटी शेयर्स पर, वो भी 15%। अब जब भी हम इंटरेस्ट या डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं तो हमें डेट देखना होता है कि जिसके ऊपर भी इंटरिम डिविडेंड कैलकुलेट करना है इक्विटी शेयर्स पे, विच इज 15%। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि इक्विटी को लेकर डेट क्या गिवन है एडजस्टमेंट में, तो 31 मार्च 2017 विच इज क्लोजिंग डेट। तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो या फिर डिविडेंड कैलकुलेट कर रहे हो, ऑपोजिट जाना होता है हमेशा। क्लोजिंग का डेट है तो ओपनिंग पे, ओपनिंग का डेट है तो क्लोजिंग पे। मिड का डेट आएगा तो हम उस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो इक्विटी को लेकर क्लोजिंग का डेटा, इसलिए हम डिविडेंड जो कैलकुलेट करेंगे वो ओपनिंग पर करेंगे। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं इंटरिम डिविडेंड और इक्विटी शेयर्स। और इक्विटी शेयर्स की ओपनिंग वैल्यू है 4 लाख, इसलिए 60,000 आ जाएगा। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं उसका बहुत ध्यान रखना है। जब भी कंपनी डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है तो उसका सीक्वेंस होता है, और वो सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले प्रॉफिट में से जो हिस्सा मिलेगा डिविडेंड एज डिविडेंड पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को रिसीव होता है, उसके बाद इक्विटी शेयर्स वालों को डिविडेंड मिलता है। तो यहाँ पर जो डिविडेंड मिला हुआ है वो इक्विटी वालों को मिला हुआ है। तो जब भी इंटरिम डिविडेंड इक्विटी वालों को मिल रहा है, इट मीन साल के बीच में हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया, तो अब ये इंप्लाइड होता है कि प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड मिला ही होगा। तो इस केस में आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर के ऊपर भी डिविडेंड कैलकुलेट करना पड़ेगा।
प्रेफरेंस शेयर। अब यहाँ पे डिविडेंड कैलकुलेट कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर के ऊपर, कितने परसेंट? 10%। 15% केवल इक्विटी वालों के लिए था। प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है, रेट ऑफ डिविडेंड, वो उनके नाम के पहले लिखा होता है। इस क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो हम उनको 10% डिविडेंड देंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कौन सी वैल्यू का, तो फिर से वही रूल अप्लाई होगा। ओपनिंग की डेट अगर गिवन है क्वेश्चन में, क्लोजिंग पे क्लोजिंग की डेट गिवन है तो ओपनिंग पे। अब इस क्वेश्चन में थर्ड वाला पॉइंट अगर आप पढ़ो तो प्रेफरेंस शेयर का जो रिडम्पशन हुआ है वो 31 मार्च को हुआ है। इट मींस ये क्लोजिंग की डेट है, और क्लोजिंग का डेट कभी भी गिवन होता है तो हम ओपनिंग के ऊपर निकालेंगे 10%। अगर प्रेफरेंस शेयर का निकाल दे ओपनिंग के ऊपर तो 55,000 आ जाएगा। लास्ट पॉइंट था इंटरिम डिविडेंड का, बस अब टोटल कर लेना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, which is 41,500 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताइए मैंने इस क्वेश्चन में, आपको उसका ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं। इक्विटी शेयर्स कैपिटल गिवन है 10 लाख, इक्विटी शेयर्स कैपिटल की वैल्यू है 10 लाख और 12 लाख हो गई है। डिबेंचर्स की वैल्यू 1 लाख से 2 लाख हो गई। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 19,000 है, डिविडेंड पेड 50,000 है, और ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है कि XYZ लिमिटेड ने बोनस शेयर्स इशू किए हैं 5:1 की रेशो में बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स देखेंगे, और इक्विटी शेयर्स क्वेश्चन में गिवन है कितना, 10 लाख से 12 लाख हो गया। इट मींस 2 लाख से आपको लिखना है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, लेकिन यहां पर लिखेंगे नहीं इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि लास्ट वाला एडजस्टमेंट पड़ता है। लिखा हुआ बोनस शेयर्स इशू हुए हैं। बोनस शेयर्स का मतलब होता है जो ऑलरेडी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको फ्री में शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना, फ्री में शेयर्स बांट देना। और अगर आप देखो उसका रेशो क्या है, 5 और 1। तो मैं ओपनिंग वैल्यू को विच इज 10 लाख 5 से अगर डिवाइड करूं तो आता है 2 लाख। 5:1 का रेशो है तो 5 से डिवाइड करना है हमेशा ओपनिंग वैल्यू को। इससे आपको पता लग जाता है कि कितने रुपए के बोनस शेयर्स कंपनी ने इशू किए। तो 10 लाख के शेयर्स थे कंपनी के पास, और अगर वो 5:1 के रेशो में बोनस शेयर्स इशू कर रही है तो कंपनी 2 लाख रुपए के बोनस शेयर्स इशू करेगी। और क्वेश्चन में इक्विटी शेयर 10 लाख से इंक्रीज होकर कितना हो गया, 12 लाख। इन 2 लाख का शेयर इशू हुआ है, और ये 2 लाख जो शेयर्स इशू हुए हैं ये बोनस शेयर्स, और बोनस शेयर्स फ्री में बांटे जाते हैं, कैश नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर हम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 2 लाख से नहीं लिखेंगे, बिकॉज इट इज अ बोनस इशू ऑफ शेयर्स, और ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में आएगा। प्रेफरेंस शेयर है नहीं। डिबेंचर्स अगर आप देखें तो डिबेंचर्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो डिबेंचर्स लिखेंगे हम यहां पर इशू ऑफ 12% डिबेंचर विच इज 1 लाख। डिबेंचर्स के बाद लोन नहीं है क्वेश्चन में, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, अगर क्लियरली को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दे देता है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, और इस क्वेश्चन में गिवन है which is 18,000। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड की बात करें हम, फाइनल डिविडेंड या फिर ओनली डिविडेंड भी लिखा हो सकता है, और क्वेश्चन में गिवन है डिविडेंड पे लिख देते हैं। $50,000 से माइनस कर देंगे। लास्ट में इंटरिम डिविडेंड चेक करते हैं, वो नहीं है क्वेश्चन में, बस हमारा हो गया क्वेश्चन। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी बड़ा आसान होता है अगर आप इन 7 पॉइंट्स को कवर करके क्वेश्चन हमेशा करते हो 1 बाय 1। ये 7 पॉइंट्स आपको याद हो जाते हैं, और 1 बाय 1 पॉइंट चेक करते जाओ, जो है वो लिखना, जो नहीं है उसको छोड़ दो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 19,000 था, और जो आंसर आ रहा है 31,000 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी का टॉपिक था, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये 7 के 7 पॉइंट। इन चारों में तो बस आपको इंक्रीज और डिक्रीज देखना है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, और उसके बाद ये 3 पॉइंट्स आपको 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम इन्हीं सीक्वेंस का फॉलो करेंगे। क्या क्या है इंफॉर्मेशन गिवन है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5%, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रोविजन फॉर टैक्स 8%, डिबेंचर 8%, बैंक लोन, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल एंड इन्वेंट्रीज। इसमें ना आपको अगर आप ऊपर क्वेश्चन देखो तो इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी करना और फाइनेंसिंग भी करना है, बट अभी हम क्या सीख रहे हैं, ओनली फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बस फाइनेंसिंग की बात करेंगे।
और फाइनेंसिंग के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें देखना है इक्विटी शेयर्स की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर इक्विटी शेयर्स की वैल्यू में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इशू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, और कितने अमाउंट से इंक्रीज हो रही है, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 2,50,000 से, और क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इक्विटी शेयर्स की वैल्यू का इंक्रीज और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का इंक्रीज दोनों क्या करना है, हमें ऐड करके लिखना है। और इसमें कितना ऐड हो रहा है, 25,000, यानी यहां पर हम टोटल लिखेंगे 2,75,000। 2.5 लाख तो इक्विटी शेयर्स का और 25,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सेकंड हमें देखना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू अगर हम देखें तो रिड्यूस हो रही है 2,50,000 से, तो इसको रिडीम माना जाएगा। हम लिख देंगे रिडम्पशन ऑफ 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,50,000, ठीक है ना। सबसे लास्ट वाले पॉइंट में उसने लिखा है कि रिडीम हो रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी एंड का डेट है। डेट तो हम देखेंगे जब इंटरेस्ट और डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का इंक्रीज और डिक्रीज लिख दिया हमने। उसके बाद हम देखेंगे डिबेंचर्स, क्या हो रहा है डिबेंचर्स में, डिबेंचर्स में इंक्रीज हो रहा है। हम क्या लिखेंगे, इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स, कितने से इंक्रीज हो रहा है, 275 प्लस में लिखेंगे। उसके बाद हमें देखना है लोन, तो 8% का बैंक लोन गिवन है क्वेश्चन में, और उसमें 25,000 का क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो लोन के लिए हम लिखते हैं रीपेमेंट ऑफ 8% बैंक लोन, ओनली 25,000। उसके बाद हमें कैलकुलेट, उसके बाद हमें देखना है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो नहीं है क्वेश्चन में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या फिर लोन, अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, और क्वेश्चन में इंटरेस्ट डिबेंचर पर भी कैलकुलेट होगा और लोन पर भी, है ना। लोन और डिबेंचर के ऊपर परसेंटेज है तो इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम डिबेंचर्स के ऊपर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन 8%। अब इंटरेस्ट को लेकर मैंने आपको क्या बताया है, ओपनिंग का डेट होगा तो क्लोजिंग पे, क्लोजिंग का डेट होगा तो ओपनिंग पे। लेकिन इसमें कौन सा डेट है, इसमें आप देखो मिड का डेट दे दिया उसने, डिबेंचर्स के लिए भी और लोन के लिए भी। जब मिड का डेट देतेगा ना वो, तो उस डेट से पहले ओपनिंग पे और उस डेट के बाद क्लोजिंग पे। जैसे इसमें जो डेट गिवन है वो है 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर के बारे में बोला उसने कि डिबेंचर जो आपने इशू किया है वो 1 अक्टूबर को इशू किया है ना। प्रैक्टिकली अगर हम समझे इसको, तो ओपनिंग में हमारे पास डिबेंचर था 375 का, है ना, और ये डिबेंचर बढ़ के हो जाता 650 का। लेकिन उसने बोला कि एडिशनल डिबेंचर इशू कब हुआ, 1 अक्टूबर को। तो आपने जो 275 का डिबेंचर ज्यादा इशू किया है, बढ़ा हुआ है, वो 1 अक्टूबर को इशू किया होगा आपने। तो 1 अक्टूबर से के बाद हमारा डिबेंचर 650 का हो गया। तो अप्रैल से अक्टूबर 375 तक था डिबेंचर हमारे पास, और अक्टूबर टू मार्च 650। तो हमें क्या करना है, हाफ ऑफ वैल्यू पे निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, ओपनिंग वैल्यू पर 6 महीने का, और फिर 650 पर 6 महीने का, और जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको प्लस करके हम वहां पे लिख देंगे, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट और डिबेंचर कितना हो गया, 41,000, वो हमने माइनस कर दिया, हमेशा माइनस होता है। फिर लोन भी है क्वेश्चन में, लोन के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और लोन को लेकर भी क्या डेट मेंशन है, 1 अक्टूबर। उसी लाइन में बोला उसने कि जो बैंक लोन है आपने सेम डे को रिपे किया, 1 अक्टूबर को ही रिपे किया हुआ है। तो यहां भी ओपनिंग वैल्यू पे अक्टूबर तक, और अक्टूबर के बाद क्लोजिंग वैल्यू पे। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन 8% बैंक लोन कैलकुलेट कर रहे हैं। ओपनिंग वैल्यू है 1,25,000, और
क्लोजिंग वैल्यू है 1 लाख, तो उसके ऊपर भी 8% के अकॉर्डिंग 5,000 और 4,000, 9,000 हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। अब हम बात करते हैं प्रपोज डिविडेंड की। तो प्रपोज डिविडेंड तो नहीं दिख रहा मुझे इसमें, कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। प्रपोज डिविडेंड हो या डिविडेंड हो, है ना, सेम ही कंसिडर होता है। सेकंड वाला पॉइंट अगर हम देखें, क्या लिखा हुआ उसने कि इक्विटी शेयर वालों को अपने डिविडेंड देना है 8%। कौन सी वैल्यू पर? ओपनिंग वैल्यू पर। क्लियरली बता दिया उसने। जब वो क्लियरली मेंशन करता है कि इस वैल्यू पर डिविडेंड कैलकुलेट करना है, तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंग जाते हो, फिर आप ऑपोजिट नहीं करते। क्लियरली बोल रहा है कौन सी वैल्यू पे निकालना है डिविडेंड, ओपनिंग पर। ओपनिंग पर ही निकालेंगे हम, ठीक है ना। यहां हम लिखेंगे डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स 8%। कौन सी वैल्यू पर? ओपनिंग वैल्यू पर। और इक्विटी शेयर का ओपनिंग वैल्यू कितना है? 11,25,000। तो 11,25,000 पे हम निकाल रहे हैं 8%, तो 88 और 2 कितना हो जाएगा? 90,000 का डिविडेंड हमने पे कर दिया इक्विटी शेयर्स पर। अब देखो डिविडेंड को लेकर अगर क्लियरली मेंशन कर रहा है कि इक्विटी वालों को पे कर रहे हैं हम, तो ये इंप्लाइड हो जाता है तो प्रेफरेंस वालों को भी डिविडेंड मिला होगा। तो प्रेफरेंस शेयर के ऊपर भी आपको डिविडेंड कैलकुलेट करना पड़ेगा इस बार 5%। और प्रेफरेंस वालों का जो डिविडेंड रेट है वो ऑलरेडी मेंशन होता है 5% है इस केस में। इक्विटी वालों का तो बता दिया था उसने कि ओपनिंग पर निकालना है। प्रेफरेंस वालों के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया उसने कि कौन सी वैल्यू पर निकाले हम। तो फिर हम क्वेश्चन में डेट देखेंगे, क्या इशू या रिडम्पशन का डेट मेंशन है क्वेश्चन में, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि ओपनिंग पर निकलेगा या फिर क्लोजिंग पर। लास्ट वाला पॉइंट अगर आप पढ़ो, क्या लिखा उसने कि प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गए। कब रिडीम हुए? एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2019। अगर ये एंड ना लिखता तो क्या लिखता? 31 मार्च 2019 लिखता वो। तो अगर क्लोजिंग का डेट है तो हमें किस पे निकालना है? ओपनिंग पे निकालना है। और ओपनिंग है प्रेफरेंस शेयर का कितना? 5 लाख। 5 लाख का 5% निकाल लेंगे। 750 होगा ना? 750 है, और 750 का 5% हम निकाल लेंगे, विच इज 37,500, है ना। तो डिविडेंड था वो हमने लिख दिया। इंटरिम डिविडेंड ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो रहने देंगे। अब हम टोटल करके देख लेते हैं हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, तो हमारा आंसर आ जाएगा पॉजिटिव, और उसके लिए हम लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। राइट। तो अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है।